स्वागत है डंके की चोट पर। गिरिडीह के तीसरी में आज से 1.5 साल पहले एक गर्भवती की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हो गई थी। खूब हल्ला मचा था। कई नेता और अधिकारी उस गांव पहुंचे थे, लंबे चौड़े वादे हुए थे, लेकिन क्या उस आदिवासी गांव लक्ष्मी बथान की सूरत में कोई बदलाव आया है? क्या वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है? देखिए लक्ष्मी बथान गांव पर हमारी ये रिपोर्ट। यहां हर कदम पर खतरा है, हर कदम पर रुकावट है, हर कदम पर रास्ता आपकी राह रोकेगा। आपको चलने से पहले 10 बार सोचना होगा, लेकिन चलना तो जरूरी है। इसलिए मजबूरी में भी लोग इस रास्ते पे चलते हैं, जिस पर चलना काफी मशक्कत भरा काम है। इस जंगली रास्ते से दूर तक की यात्रा की जाती है और कई बार रास्ते में ही दम टूट जाता है। जैसे पिछले साल गर्भवती महिला ने दम तोड़ा था। आज तक तीसरी प्रखंड के इस लक्ष्मी बथान गाँव में पगडंडी तक नसीब नहीं हुई है। बताते बताते हम लोग तो परेशान हो चुके हैं। ये तो बोलते हम लोग परेशान चुके हैं, बोलते बोलते मेरा उम्र भी कम 40-45 उम्र होगा, लेकिन आज तक न कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हम लोग कितना अफसर आता है, कितना जाता है, कोई कहता है कि आज बनेगा, अगला साल बनेगा, कोई बोलता है कि 6 महीना में बने, कोई बोलता है कि 1 महीना में बने। आज तक गाँव के लोग नदी के पानी पर निर्भर है। गाँव से दूर नदी के पानी से ही सारा काम हो पाता है और ये पानी उनके लिए बरसात के दिनों में जानलेवा साबित हो जाता है। जिला मुख्यालय से ये गांव 90 किलोमीटर दूर है। कोई बुनियादी सुविधा तक नहीं है। ऐसे में स्थानीय विधायक और सांसद क्या कोई मदद नहीं करते? गर्भवती की मौत के बाद कई वादे हुए थे, सारी सुविधाएं देने की बात हुई थी, उस पर क्या हुआ? 3 नदी पार करते हैं तब पहुंचते हैं गांव। तब पहुंचते हैं पैदल। देख रहे हैं सर, अभी कितना पहाड़ पखल है, गढ़ा सोत है, कितना सुधर से हाथ चल जाएगा। पीने का पानी नदी से पीते हैं। नदी से अभी देख रहे हैं सर, अभी नदी से हम पानी पी रहे। नदी अभी पानी नहीं रहता है तो अब 3 किलोमीटर से पानी खाते हैं। 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। 3 किलोमीटर से। ये आदिवासियों का गांव है। सरकार इनके लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन इस गांव में पानी और बिजली की सुविधा तक नहीं पहुंच सकी है। लोग आज भी ढिबरी युग में जी रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस गाँव को बुनियादी सुविधा कब मिलेगी, कब गाँव वालों की प्यास बुझेगी और कब यहाँ के बच्चे स्कूल का मुंह देख पाएंगे। सहयोगी संजीत और संदीप के साथ श्रीकांत की रिपोर्ट। सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ गिरिडीह से लाइव जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं। श्रीकांत, गिरिडीह के तीसरी के जिस गांव की तस्वीर हम आज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बदनसीबी कहिए इसे कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद, अब तो 75 साल आजादी के पूरे होने वाले हैं, आज भी इस गांव में मामूली सी सुविधाएं जिसका हर एक भारत के नागरिक का हक बनता है इन मूलभूत सुविधाओं को पाने का, लेकिन ये यहाँ नदारत है। ढेबरी युग में यहाँ के लोग जीने पर विवश है। आखिर क्यों इतना पिछड़ा रह गया ये गांव? श्रीकांत, देखिए सही मायने में जिशान, झारखंड जब अलग हुआ था तो झारखंड अलग हुआ था यहाँ के मूल वासियों के लिए, आदिवासियों के हक व हकूक की लड़ाई के लिए। जल, जंगल और जमीन की बातें हुई थी कि हाँ भाई यहाँ के आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा। यह जो इलाका है यह इतना पिछड़ा इलाका है कि 6 से 7 किलोमीटर की दूरी जब हम वहां तय कर रहे थे तो कम से कम हमें आधे घंटे से ऊपर का वक्त लगा। 3 छोटी नदियों को हमने पार किया, तब जाकर हम उस गांव तक पहुंच पाए। उस गांव की जिंदगी मान लीजिए ऐसी है कि सुबह में शुरू होती है वो सूरज की किरण के साथ, और सूरज की किरण जैसे ही चली जाती है वहां की दुनिया फिर से वीरान हो जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि एक सूरजी की मौत हुई थी। उस मौत के बाद गांव में अधिकारी पहुंचे थे। उस इलाके के जो पूर्व मंत्री हैं राज्य के, बाबूलाल मरांडी, वो वर्तमान विधायक हैं धनवार प्रखंड के। तीसरी प्रखंड में वो आता है लक्ष्मी बथान गाँव। उन्होंने कई वादे किए थे। उन्होंने किए थे कि इस गांव में विकास की किरण पहुंचेगी। वो जो इलाका है वो कोडरमा लोकसभा का इलाका है। अब कोडरमा लोकसभा का इलाका है तो सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्र में राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उनका भी वो इलाका है। कई सारे अधिकारियों की टीम तो पहुंची थी लगभग 1.5 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले घटना के बाद, लेकिन अब तक उस गांव में उम्मीद की कोई भी किरण नहीं पहुंची है। ना ही बिजली है, ना ही स्वास्थ्य की सुविधा है, सड़क तक मयसर नहीं है। किसी भी कार्य के लिए सड़क जरूरी होती है। अब कोई बीमार पड़ जाता है तो सिस्टम उस गांव तक पहुंच नहीं सकता है। खाट पर उस मरीज को लिटाकर गांव से बाहर ले जाया जाता है, और कई बार तो ऐसी वारदात भी हुई है कि ले जाते कहीं ना कहीं मरीज दम तोड़ देता है।
सबसे बड़ी विडंबना हम कहेंगे कि हम अमृत काल का महोत्सव मना रहे हैं और इस महोत्सव के काल में भी एक गांव के लोग ऐसे हैं जो आज भी आस लगाए हैं कि सिस्टम शायद उस गांव तक पहुंचेगा और कुछ ना कुछ विकास। आज भी उस गांव के लोगों को उम्मीद है, सीएम माननीय हमारे सीएम साहब से उम्मीदें हैं, हमारे जिले के अधिकारियों से उम्मीद है, नाउम्मीद नहीं है वो लोग। उनकी जिंदगी आज भी उम्मीदों के सहारे कट रही है। बिजली आज भी उनके लिए सपना है, सड़क आज भी उनके लिए सपना है। हाँ, नेता किसी भी तरीके से पहुंचते हैं चुनाव में, वोट मांगते हैं, फिर उनका काम खत्म हो जाता है। नेताओं से उनका भरोसा धीरे धीरे गांव में जब हमने लोगों से बात किया, क्योंकि अधिकतर वहां पर जो है आदिवासी समाज के लोग बसते हैं, तो उनका भरोसा अब धीरे धीरे सिस्टम पर से उठ रहा है। तो ये सिस्टम को चाहिए कि उनका भरोसा पूरा उठ जाए, उसके पहले सिस्टम गांव तक पहुंच जाए, ताकि जो उनके अधिकार है, जैसा आपने कहा, उनकी जो जरूरत है, कम से कम वो उन्हें मिल सके। सड़क, पानी, बिजली, ये सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब बुनियादी सुविधाएं उन लोगों को नसीब नहीं है, तो फिर एक और हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और एक और लोग आसमान की ओर देखते हैं रोशनी के लिए, नदियों में देखते हैं पीने के पानी के लिए। किस तरीके से लोगों की जिंदगी वहां पर बसर हो रही है। आदिम काल के जीवन में वो लोग, पाषाण युग में हम कह सकते हैं कि वो लोग अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, फिर भी वो लोग मायूस नहीं है किसान जी। उनमें बहुत उम्मीदें हैं कि सिस्टम एक ना एक दिन पहुंचेगा, लेकिन सिस्टम की नींद कब टूटेगी ये देखना जरूरी है। जो कि वह जो इलाका है वो बिहार झारखंड के बॉर्डर पे भी बसा है। कुछ दूरी पर वहां से कौवा कॉल आ जाता है, जो कि बिहार का इलाका है, नवादा का इलाका शुरू हो जाता है, इधर झारखंड का इलाका शुरू हो जाता है। तो उनका कहना है कि अब तो ऐसी हालत हो गई है कि न वो बिहार के रहे न झारखंड के रहे, झारखंड के हो के भी उन्हें सुविधाएं नहीं है। राशन लाने के लिए उन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, 4 किलोमीटर दूर, तब जाकर वो कहीं राशन ला पाते हैं। गांव में कोई विकास का काम नहीं चलता है, कोई रोजगार नहीं है। तो इन सब गांवों को देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि पलायन क्यों होता है। इस गांव का दर्द देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि लोग परदेश आखिर जाते क्यों हैं और फिर वापस गांव आने से डरते क्यों हैं। हमें भी यह पलायन के साथ साथ श्रीकांत, पलायन तो एक बड़ा साथ साथ आपको पता ही होगा कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां से सिस्टम कटा हुआ है, प्रशासन कटा हुआ है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, ऐसी जगहों में तो नक्सलवाद भी पहुंच जाता है और लोगों को प्रलोभन देके नक्सली गतिविधियों में शामिल कराता है। आपको बताना चाहूंगी कि हालांकि अभी जिले में नए उपायुक्त आए हैं, नमन प्रियस लकड़ा नए उपायुक्त आए हैं, उन तक भी जानकारी पहुंची है, तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हाल ही में नए उपायुक्त आए हैं, अब उम्मीद है कि जिस तरीके से उपायुक्त हर ग्रामीण इलाके का दौरा उन्होंने करना शुरू किया है, हर इलाके में वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो पीटाण का इलाका हो या तिसरी का इलाका हो, तो अब कहीं ना कहीं लोगों को सिस्टम से उम्मीद है कि अब उपायुक्त उनके भी गांव पहुंचेंगे और उनके गांव में विकास की किरण पहुंचेगी। उन्होंने सीएम से भी गुहार लगाई है हमारे माध्यम से कि उनकी सुनी जाए, उनके गांव तक सुविधा पहुंचे, सिस्टम पहुंचे, क्योंकि आखिर वो भी अधिकार है। अगर वोट देते हैं लोकतंत्र में तो वो भी उस हक के अधिकारी हैं, वो उनका वो हक बनता है। सड़क, बिजली, शिक्षा, पानी। हाँ, गांव में एक स्कूल है जहां पर किसी तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन उनका कहना है कि सड़क नहीं है तो उनकी जिंदगी मानो कि कट गई है, टापू सा है हो गया है एक गाँव। और बारिश के दिनों में यह समस्या जो है वो और विकराल हो जाती है। तो एक बड़ी बात आपने, पाषाण युग में यहाँ के लोग जीने पर मजबूर है। अब आप सोचिए कि किसी प्रेग्नेंट महिला को अचानक से हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो फिर वो कैसे जाएगी, रास्ते में दम तोड़ देगी, और ऐसा ही मामला वहां से सामने आ चुका है। बेईमानी होगी दूसरी तमाम सुविधाओं की बात करना ऐसे गांव के लिए जहां पीने के लिए पानी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।